इकोनॉमिक प्लानिंग में हमको पढ़ना है कि प्लान कब आया, क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, तो डिफिनेशन के रूप में प्लानिंग किसको कहते हैं हम, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड में हम कुछ चीजें अचीव करने को कह रहे हैं। तो हम केवल अगर सर्टेन टाइम पीरियड में कुछ अचीव करने के लिए कह रहे हैं तो वो प्लानिंग हो गया। लेकिन वो हमारा प्लानिंग के पहले लगा हुआ है क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी इकोनॉमी में कुछ हम टारगेट सेट कर रहे हैं, मतलब टाइम लिमिट में हम एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 साल में हम अपनी जीडीपी को इतना बढ़ा लेंगे, 5 साल में हम इतना काम कर लेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे सेट करें, जैसे कह रहे हैं कि 2000 पहले सरकार कह रही है कि 2022 तक हमको क्या करना है, किसानों का आय को दुगनी करनी है, 24 तक हर घर में नल जल भेजना है। तो ये क्या हो रहा है, एक प्लानिंग है। और प्लानिंग है, अब हमको कुछ उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जिसको हम वो करते हैं, रीच करते हैं। लिखिए डिफिनेशन के रूप में लिखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, economic planning is a way, economic planning is a way of organizing and utilizing resources. Economic planning is a way to organizing and utilizing resources to maximum advantage, in terms of social need, to maximum advantage in terms of social ends. अभी बुकिश डिफिनेशन से क्या है, कह रहा है कि हमारा क्या है, एक वे है जिसमें हम क्या करें, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्स को पर्टिकुलर एक सोशल इंड्स के लिए। सोशल इंड्स का क्या मतलब है, कोई भी एक हमारा सोसाइटल जो है सो इंड्स है, लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसको पाना है। जैसे फार्मर्स का इनकम बढ़ा रहा, लोगों तक नल जल पहुंचाना, लोगों को बैंक अकाउंट, सब तक बैंक, हर घर के लिए बैंक अकाउंट देना, एक ऑब्जेक्टिव हुआ। ये सोसाइटी के पर्पस के लिए क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग बना क्यों रहे, पर्पस क्या है, सोसाइटी के एक तबके के लिए उसको क्या करना है, पहुंचाना है। किसी भी रीजन में, मतलब का किसी रीजन में पहुंचाना हो, या किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को सर्व करना हो, किसी भी तरह से सर्व करना हो। हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ वे, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ वे ऑफ यूटिलाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस टू मैक्सिमम एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ सोशल। उसका मैक्सिमम एडवांटेज हम ले और हमारा सोशल जो है उसको प्राप्त कर ले। अब देखिए, प्लानिंग दर्जनों टाइप का हो सकता है, कई तरह का प्लानिंग हो सकता है, लेकिन प्लानिंग को बेसिकली दो भाग में बांटते हैं। प्लानिंग को क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। प्लानिंग कैसे हो गया, दो भाग में। ठीक है, यहाँ ऐसे करके ऐसे लिखिए। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग और डायरेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग और है डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। इंडिकेटिव प्लानिंग और डायरेक्टिव प्लानिंग क्या मतलब है इसका, इकोनॉमिक प्लानिंग और डायरेक्टिव प्लानिंग का क्या मतलब है। ठीक है, इंडिकेटिव को कभी कभी हम इंडिकेटिंग और इंपरेटिव भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा करेंगे ना, उससे यही ठीक रहेगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो, सब जगह मिल जाएगा, किताब भी पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा। ऐसे कर दीजिए, इंडिकेटिव का कर दिए इंपरेटिव। या IMPRATIV लिखिए, इम्परेटिव, IMPRATI, इम्परेटिव। ठीक है, इम्परेटिव है। डायरेक्टिव को आप इंडिकेटिव कहिए, हम थोड़ा बुकिश चलना है, ऐसे समझने के लिए कि दर्जनों टाइप होता है, ऐसे दो भाग सबसे पॉपुलर है, इम्परेटिव और इंडिकेटिव। ऐसे इसको कर लिए, इम्परेटिव और इंडिकेटिव। ये दूसरे भाषा में उसको डायरेक्टिव भी कहेंगे, अब समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इम्परेटिव और इंडिकेटिव दोनों में क्या अंतर है। देखिए, ये प्लानिंग का टाइप है, प्लानिंग का टाइप है। अब समझ जाएंगे क्या, एक को कहते हैं आदेशात्मक और एक है निर्देशात्मक। क्या कहते हैं,
आदेशात्मक आगे निर्देशात्मक, दोनों से स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ऐसे होता है। निर्देशात्मक अब क्या है कि इम्परेटिव में क्या है कि सारा डिसीजन, जैसे सोशलिस्ट गवर्नमेंट पड़े हैं, सारा डिसीजन कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ले रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। तो इम्परेटिव प्लानिंग में डिसीजन जो है सो कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट ले रही है, एक जगह सेंटर्ड है डिसीजन, क्या है? एक जगह सेंटर है। तो सेंटर एक जगह डिसीजन से सब जगह डिसीजन जैसे एक जगह से हो रहा है, इसीलिए दूसरे भाषा में इसको सेंट्रलाइज प्लानिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ डिसीजन एक जगह क्या है? केंद्रित है। अब यही सेंट्रलाइज डिसीजन अगर और भी जगह से आएगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइज डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन क्यों है? तो इसीलिए इसका नाम इम्परेटिव प्लानिंग का दूसरा नाम और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज प्लानिंग। जिस इम्परेटिव को हम दूसरा क्या कह सकते हैं? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लानिंग पूरा जगह क्या हो रहा है? एक जगह केंद्रित है, सारा निर्णय सरकार। तो ये मोर और लेस कैसा है? सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लिखिए एक लाइन, लिखिए। हाँ, इम्परेटिव है, ठीक है। लिखिए, इट इज अ centralized, it is a centralized planning, it is a centralized planning, centralized planning, centralized where government and government institutions, government and government institutions, government institutions directly interfere in the planning process. Directly interfere in the planning process. Directly interfere in the planning process. Directly processes. Directly planning processes. हो गया? अब यहाँ पे क्या है कि एक जगह डिसीजन था तो सेंट्रलाइज हो गया। यहाँ पे क्या है? सरकार रेगुलेटर के फॉर्म में है, सरकार रेगुलेट तो करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सरकार नियम बनाने का काम कर रही है, कानून बनाने का काम, क्योंकि कानून बनाने का काम तो हमेशा सरकार करेगी, लॉ बना रही है। लेकिन ये लॉ को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है प्राइवेट प्लेयर। कौन कर रहा है? प्राइवेट प्लेयर। मतलब प्लान कौन बना रहा है? सरकार से, लेकिन उसको लागू कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिसीजन क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसीजन क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज। इसके साथ इंडिकेटिव देखिए, here planning is in decentralized form, here planning is in decentralized form। decentralized केंद्रीकृत कहते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज ए डिसेंट्रलाइज प्रोसेस, या यह प्लानिंग इज ए इन ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। लिखिए, हियर गवर्नमेंट एंड such institution do not interfere directly, do not interfere directly Okay, next line. Here government make a law, here government make a law, but it is implemented by, executed by, planning या डिसीजन, क्या लिखे? लाइन पढ़ना। Here government make a law but it is implemented by, हाँ, implemented by private players। फिर से क्या, आप केवल दो ही बात समझना है, समझो, ध्यान से याद हो जाएगा। यहीं पे हमने सिर्फ यही बोला है कि यहाँ पे देखो, यहाँ ये सेंट्रलाइज, यहाँ इम्परेटिव प्लानिंग क्या है? यहाँ सेंट्रलाइज है, क्योंकि सारा डिसीजन सरकार, कानून बनाना लागू करना सब
किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। तो ये इम्परेटिव प्लानिंग मतलब एक ऐसा प्लानिंग है जहां पे एक जगह डिसीजन मेकिंग है, इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? सेंट्रलाइज प्लानिंग। यहाँ पे सरकार लॉ कानून तो बना रही है या नियम बना रही है, लेकिन लागू कौन कर रहा है? प्राइवेट प्लेयर। जैसे इलेक्ट्रिक बिल लाया, इलेक्ट्रिसिटी लॉ लाई सरकार, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जनरेशन सब कौन कर रहा है? प्राइवेट प्लेयर। तो कानून बनाने का काम सरकार की, लेकिन उसको लागू करने का काम, इसी को एग्जीक्यूशन कहते हैं। एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? प्राइवेट प्लेयर्स कर रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया इंडिकेटिव। ये क्या हो गया? इंडिकेटिव। इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या है? सेंट्रलाइज है। और यहाँ पे आकर क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज। क्योंकि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि पावर पे डिवीजन हो रहा है। जैसे एक केंद्र सरकार को सारा निर्णय दिल्ली से हो रहा है, फिर अब राज्य सरकार आ गई, इसके नीचे जो बहुत सारे राज्य सरकार डिसीजन है, राज्य सरकार के अंदर फिर राज्य सरकार के नीचे फिर म्युनिसिपल हो गया, लोकल बॉडी हो गया। तो ये डिसीजन एक जगह था, अब ये नीचे नीचे आ रहा है और भी जगह जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो रहा है, केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत हो रहा है और जगह पड़ रहा है। इसलिए ये मतलब डिसीजन लेने का जो चीज है, या डिसीजन लेने के लिए, या डिसीजन से संबंधित जो भी चीज है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है या और भी जगह जा रहा है। तो प्लानिंग को मेनली दो भाग में बांधते हैं। तो अगर दूसरे भाषा में बोलना हो इंपेरेटिव इंडिकेटिव के अलावा, तो क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। बस सेंट्रलाइज प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। देखिए, तो बात यही था। ऐसे हमारे देश में शुरू हुआ कि जब हमने पहले तो बोलते वक्त, पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीज पहले बता ही दिया हो, कभी जो चैप्टर से जहां से कनेक्टेड होता है तो बोलते हैं। तो बोले कि हमारा कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, सो हमने 5 ईयर प्लान लाया। क्या लाया? 5 ईयर प्लान लाया। 5 ईयर प्लान लाया तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान की कौन सी कंट्री ने बनाया? रशिया बनाया। कब बनाया? 1928। डरो मत, रशिया 1928 में। ठीक है। अब रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में। उसके बाद यहाँ पे जाट जो वहां का टीम था सब हो गया, पूरी व्यवस्था चल गई कम। और फिर कम्युनिस्टों का शासन आ गया। फिर जो है सो 1928 में 5 ईयर प्लान बना। जब कंट्री आजाद हुआ तो नेहरू प्रभावित थे, तो रशिया से हमने क्या लिया? हमने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किए। ठीक है, 51 से। तो इसी को पढ़ते हैं शुरू से। ठीक है, एक बार हमने लिखा प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग किसको कहते हैं, प्लानिंग कितने टाइप का होता है, फिर पैराग्राफ चेंज। ठीक है, ये सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन वेयर द फर्स्ट वन, वेयर द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन who developed the 5 ईयर प्लान, डेवलप या एडॉप्टेड कर सकते हैं, या started the started the 5 ईयर प्लान in 1928। 1928 हो गया। जल्दी जल्दी आज एक दिन में इसको प्लानिंग खत्म कर देंगे पूरा, तो एक मजा भी आएगा कि पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं 10 मिनट में, तो ओवरव्यू देते हैं। ऊपर टाइटल दीजिए, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है। अब हमारा प्लान कह रहे हैं कि 5 ईयर प्लान हुआ, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा प्रयास हुआ, लेकिन लागू नहीं हुआ, क्योंकि हम आजादी से पहले हमारे हाथ में कानून बनाना था नहीं। तो हम अपना केवल क्या कर सकते थे? प्रपोजल दे सकते थे। तो प्रपोजल दे सकते थे, तो उसी में एक अभी ऐसे हम सबको क्रम और ऐसे बताते हैं, फिर आपको जो है सो ऐसे लिखवा देंगे सारी चीज को। ऐसे करके कौन कौन सा प्लान आया छोटे छोटे फॉर्म में, 2-2 पॉइंट उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो अभी समझाते हैं। देखिए, हम क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं, मतलब समझ गए? जैसे ही जैसे क्रोनोलॉजी में पहला नाम आता है विश्वेश्वरैया प्लान। ठीक है, क्योंकि विश्वेश्वरैया पहले व्यक्ति से जिन्होंने एक बुक लिखा था, उसमें उस बुक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान, ये पूछा हुआ सवाल है। द प्लान, अभी लिखेंगे द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक, राइटर पूछा हुआ है, तो विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। अब विश्वेश्वरैया 15 मेंबर NPC
वाज कंस्टिट्यूटेड। नेशनल प्लानिंग कमेटी बना, उसमें 15 मेंबर से बनाए गए। 15 मेंबर नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड। 15 मेंबर 15 मेंबर नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड। लेकिन बहुत सारा सिग्निफिकेंट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ प्लान कमेटी कुछ भी बना लेगा, गवर्नमेंट आपके पास है नहीं ना, पावर है। लेकिन आपने पता है कि आप जब थोड़ा सा पढ़े हैं हिस्ट्री थोड़ा बहुत, तो इंटरिम बनाती है, तो बहुत सारे इंटरिम गवर्नमेंट जब बनती है तो भी उसमें क्या करते हैं, ये बहुत थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं, लेकिन बहुत सीरियस काम नहीं हुआ। नेक्स्ट, द बॉम्बे प्लान, जो बोले थे पूंजीपतियों ने फिर एक बार एफर्ट मारा। द बॉम्बे प्लान, द बॉम्बे प्लान, द बॉम्बे प्लान नाम है, बॉम्बे में जमा हुए इसलिए नाम इसका क्या हो गया, बॉम्बे प्लान। उस समय 8 बड़ी बड़ी बिजनेस घराने से लोग जो है सो जमा हुए। बिजनेस घराने का क्या मतलब है, जैसे बिड़ला, इस तरह के एक हो गया। उस समय रिलायंस नहीं थी, ठीक है, आजादी के पहले की बात की है, रिलायंस होती, ठीक है। तो वो जमा हुए और उन्होंने एक प्लानिंग का प्रपोजल दिया, ठीक है। लिखिए नाम, लिखिए, प्लान was made by plan was made by 8 leading capitalists, 8 leading capitalists, 8 8 नंबर वाला, 8 leading capitalist, 8 leading capitalist। दूसरा पॉइंट, ये प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया, they introduced a paper, called a plan economic development of India, a plan of economic development of India। They introduced a paper called a plan of economic development for India, economic development for India, A plan of economic development for India, for India। It is published in 1944-95। इसका सबका पीरियड लिख रहे हैं, तो इसका पीरियड कब है, फॉर द अगला पॉइंट है ना, 1944-45, समझ गए। इसमें बहुत सारा है कि मतलब कैपिटलिस्टों को दो, पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोड़ दो, सब बहुत सारे प्लान इसमें बनाए, बहुत सारे, क्योंकि एक पेपर है, पेपर का नाम ही आप लिख रहे हैं, ठीक है, या प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। उस पेपर में क्या लिख रहे हैं कि हमारा पर कैपिटा जो है सो बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, रूरल एरिया को ज्यादा डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा डेवलप करना है, ऐसे कर करके जो है सो पेपर पब्लिश हुआ। तो चूंकि पूंजीपतियों ने जमा हुआ और उन्होंने प्लान बनाया, और चूंकि बॉम्बे में मीटिंग हुई इसलिए प्लान का नाम हो गया बॉम्बे प्लान। वो कुल मिला के बॉम्बे प्लान आएगा तो दिमाग आ जाएगा, कैपिटलिस्टों का एफर्ट है। एक कैपिटलिस्टों का एक और एफर्ट क्या था, फिक्की प्रपोजल, ये दोनों पूरा डायरेक्टली कैपिटलिस्ट का है। लेकिन केवल कैपिटलिस्ट की बात नहीं है, यहाँ भी एमएसएमई सेक्टर ये सब की बात हो रही है, केवल अपने फायदे के लिए बात नहीं हो रहा है, एमएसएमई रूरल डेवलपमेंट को भी फोकस किया जा रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात हो रहा है, ठीक है। अगला, द गांधीयन प्लान, ये क्रोनोलॉजी से चल रहा है। गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान, ठीक है। गांधीयन प्लान मतलब ऐसा नहीं कि गांधी जी ने बनाया, इसका जो बनाया हमने बोला, ऐसे श्रीमन नारायण अग्रवाल नाम है पूरा, नारायण अग्रवाल कहते हैं। ये भी 44-45 का प्लान है, तो लिखिए, प्लान मेड बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल। दूसरा पॉइंट, इन 44, कब, 1944। दिस इम्प्रेसाइज, मतलब इस प्लान में क्या इम्प्रेसाइज हो गया, दिस 1944, 1994,
दिस एम्फेसाइज, थर्ड दिस एम्फेसाइज, चूंकि नाम गांधी है तो कहाँ कहाँ पे एम्फेसाइज होगा? कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल इंडस्ट्री, इट एम्फेसाइज या दिस एम्फेसाइज ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री और विलेज लेवल इंडस्ट्रीज, विलेज लेवल इंडस्ट्रीज. It also give the priority on agriculture या it prioritize the agriculture. अगला पॉइंट, it prioritize the agriculture, prioritize the agriculture. हो गया? क्या हो गया ये? गार्जियन प्लान. अगला द पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान. ठीक है, 1945 कब बनाए? ये भी 1945. एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे. कौन? इनका नाम क्या है? ये बहुत थे रेडिकल, ये पहले कम्युनिस्ट हैं. इंडिया में जो भी कम्युनिस्ट पार्टी बने सबके पिताजी हैं. ये सबसे इंटरनेशनल, एकमात्र व्यक्ति जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट के ये रहे हैं जो है सो मेंबर. ठीक है, टेमन रॉय. ये बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम भी आया. जेल भी वाले थे, मतलब फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन ये कम्युनिस्ट थे. ठीक है, तो एमएन रॉय ने पीपल्स प्लान बनाया. पीपल्स प्लान नाम दिया इसको. अब चूंकि पीपल्स प्लान दे रहे हैं तो उस समय भी ये भी गांधी जैसा कहाँ पे एम्फेसिस होगा? ठीक है, एग्रीकल्चर पर, एमएसएमई पर, कॉटेज इंडस्ट्री पर, रूरल डेवलपमेंट पे. ये नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज बेस्ड ऑन, प्लान वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. प्लान वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. मार्क्सिस्ट समझते हैं? मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, वो सोशलिस्ट का फादर माने जाते हैं. सोशलिज्म का फादर कौन है? कार्ल मार्क्स. तो सोशलिज्म में क्या होता है कि सब कुछ कौन करेगी? सरकार. ठीक है, तो हम उसी को कह रहे हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, कि व्यक्ति का रिसोर्स पे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए. सारे रिसोर्स पे अधिकार किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए. और फिर सरकार सबको इक्वली क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी. तो अब अपना फायदा है, अपना नुकसान है, क्योंकि ये मेरिट सिस्टम को किल करता है. ये हम सबको बराबर बांट देना चाहिए. अब बराबर क्यों बांटना चाहिए? आप दिन भर काम नहीं करते, हम दिन भर काम करते हैं, आप सोते रहते हैं, तो बराबर बंटना चाहिए? नहीं बंटना चाहिए. किसी का 4 रोटी में पेट भरता है, किसी का 2 रोटी में पेट भर जाता है, किसी का पेट भरता ही नहीं. ऐसा भी है. तो फिर बराबर बराबर क्यों बटेगा? इसीलिए सोशलिज्म का एक अपना क्या होगा, ये देखने में बहुत आइडियल लगेगा. जैसे हर बार हम आपको एक आइडियल स्टेट देते हैं, आप फिर देखते हैं कि देखिए इसमें क्या कैच है. जैसे कल ही पूछ रहा था कि लैंड को छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे. जो लैंडलेस लैंड सीलिंग एक्ट आया, लैंड सीलिंग एक्ट, ये इतना से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए, तो सब में जमीन बांट देंगे. तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन जमीन के इतने करोड़ों टुकड़े होंगे तो कभी भी फूड सरप्लस नहीं क्रिएट होगा. तो क्या क्रिएट हो जाएगा? फूड स्कार्सिटी. तो जमीन बढ़ने से ज्यादा घाटा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब सब्सटेंशियल कृषि होगी तो कहाँ तक पहुंचेगा? वो मार्केट तक नहीं पहुंचेगा. लोग कमाएंगे, खाएंगे, उसी में फैमिली के लिए. और जब बहुत बृहद पैमाने पर कोई भी चीज बेचने लायक तब होता है. चाइना ही सामान क्यों बेचा? क्योंकि वो बल्क में बना रहे, करोड़ों में बना रहा है, तो करोड़ों को क्या करेगा? दूसरे को बेचेगा. लेकिन कोई लाखों में बना रहा है और लाखों लोग ही है उसके अंदर, तो वही वो खत्म हो गया. तो मार्केट तक कब पहुंचेगा? तो इसीलिए बात है कि देखिए, जो बहुत सारी चीजें सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन उसको उसका जो है सो दुर्गामी परिणाम अच्छा नहीं है. लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा नहीं है. तो प्लान बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. लेकिन 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 here he advocated the need of providing the basic necessity of life, providing the basic necessity of life to the peoples, basic necessity of the life, basic necessity of the life to the peoples. बोले कि सरकार को हर चीज बनाना चाहिए जो लोगों को जरूरी है चीज है. अच्छा होता, अच्छा सुझाव है. बोला कि देख, हर चीज को करना चाहिए सरकार को कि जो लोगों की
जरूरत है। खाना पीना कपड़ा जूते, अगर ये चीज जरूरत है, मूलभूत है लोगों का, वो सब चीज सरकार को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए, जरूरत की सारी चीजें। ठीक है, इसलिए बना, चूंकि एम एन रॉय ने दिया मार्क्सिस्ट, इसलिए नाम इसका क्या हो गया, पीपल्स प्लान, जन योजना, हिंदी में बोलेंगे तो जन योजना। अगला, जब अपना बिहार में रहते हैं तब बिहार में आ गया जो बोले थे सर्वोदय प्लान। ठीक है, सर्वोदय योजना कहते हैं इसको, सर्वोदय प्लान। ठीक है, सर्वोदय प्लान जो हमने नाम लिया अभी, कब आया, 1950। ये कब आ रहा है, देखिए ये हो गया 1950। कौन दे रहे थे, हाँ, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, हियर emphasis was given on agriculture, comma, MSME. Emphasis was given on agriculture, comma, MSME, comma, land reform, etc. हो गया सर्वोदय प्लान। अब कहाँ तक पहुंच गए, और शुरू कहाँ से किए थे, 34। इसके बीच कितने प्लान बने, 6-7 प्लान आए होंगे टोटल। ठीक है, पहला प्लान जो है सो बना क्या, विश्वेश्वरैया प्लान। दूसरा प्लान, यह विश्वेश्वरैया प्लान बना। दूसरा फिक्की प्रपोजल, क्या बना, फिक्की प्रपोजल। फिर कांग्रेस प्लान बना। ठीक है, फिर बॉम्बे प्लान बना, फिर गांधी प्लान बना, फिर गांधी प्लान के बाद पीपल प्लान ना, पीपल प्लान के बाद सर्वोदय प्लान के बाद अब आएगा प्लानिंग कमीशन। अब आगे क्या, प्लानिंग कमीशन आ जाएगा, क्योंकि 50 में बन गया, 1950 में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लानिंग कमीशन। जब प्लानिंग कमीशन देश के लिए पूरा क्या बनाएगा, 1950 में ही बना था, तब कौन, प्लानिंग कमीशन। 1950 में भी प्लानिंग कमीशन बन जाएगा, मार्च जो है 15 मार्च 1950 को बन गया प्लानिंग कमीशन। अब उसका काम है देश के लिए प्लान बनाना, देश के लिए प्लान बनाना। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं फिर समझिएगा। प्लानिंग कमीशन जो बना था, प्लानिंग कमीशन का काम था पूरे देश के लिए प्लान बनाना। अब इसके जो है एक सब की जो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर डे टू डे देख नहीं सकते, इसलिए इसमें जो है सो वाइस चेयरमैन जो बनाया जाएगा वही मेन देख रेख इसका करेगा। लेकिन ये प्लान केवल बना सकता है, इम्प्लीमेंट करने का राइट इसके पास नहीं है। तो प्लान को अप्रूव कौन करेगा, उसके लिए फिर एक बॉडी बनाई गई, अप्रूव कौन करेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसका नाम हो गया प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। योजना आयोग के प्लान को अप्रूव कौन करेगा, एनडीसी। अब एनडीसी का चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन। अब इसके ये जब चेयरमैन हो गए प्राइम मिनिस्टर, और सारे जो कंट्री के सीएम हो गए उसके मेंबर, तो ये मीटिंग हो रही है, साल भर में एक बार जमा हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष है और सारे सीएम जुट रहे हैं। अब एनडीसी प्लानिंग कमीशन जो प्रपोजल दी है वो सब एनडीसी सब मिलकर उसको क्या कर दी, पास कर दी, फिर वो क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, तो ये प्लान बना रहा है, अब इसको क्या करें, अप्रूव कर रहा है, इसको जो है सो गो एड पास कर दिया, क्योंकि उसमें जो मेंबर्स हैं सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी उसके मेंबर हैं। चूंकि प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया तो एनडीसी भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब सबकी जगह जो है सब केवल क्या रह गया, नीति आयोग रह गया। अब नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, ये नीति आयोग रहा। तो प्लानिंग कमीशन सब लिखना तो बात नहीं है, अब लिखिए, तब तक लिखे द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ऐसे करके लिखते जाइए, फर्स्ट शॉर्ट में खास केवल पीरियड लिखते जाएंगे, याद रहेगा ऐसे 1951 to 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहेगा, 51 से 56। ठीक है, ठीक, 2-3 चीजें याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कार लाइन में, चूंकि बीपीएससी है, यूपीएससी में तो ये सब बहुत अभी सब नहीं आ क्वेश्चन। तो 2-3-4 चीजें अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर प्लानिंग में एक जीडीपी का ग्रोथ रेट तय कर रहा है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे 5 साल में देखते थे कि वो हमने अचीव किया या
नहीं क्या, जैसे मान लो कभी कभी आप जीडीपी का ग्रोथ 5% रखे हो लेकिन मिला आपको 4.2%, कभी कभी आप रखेंगे 3.2 हो मिल गया आपको 4.6%, समझ गए। कभी कम रख रहे हैं कभी ज्यादा मिल गया, या कभी ज्यादा रखे हैं तो वो अचीव आपने नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस तरह से, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 से 56 बना। तो अब इसमें क्या है, तो एक बात ध्यान रखना है कि जीडीपी का अपना टारगेट सेट करेंगे। अब ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है, तो इकोनॉमिक मॉडल है, जैसे महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये इकोनॉमिक्स द्वारा दिया, इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं, जो आप अर्थशास्त्री है उनका दिया हुआ एक मॉडल है। उस मॉडल पे क्या है, वो बेस्ड है, वो थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। उस मॉडल पे बेस्ड है, वो आपको याद रखना है। फिर कौन से प्लान में सबसे मुख्य बात क्या रहा, क्या सबसे इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इस प्लान का क्या है। मतलब प्लानिंग तो वही बोला कि वो प्लानिंग 500 पेज का है, लेकिन इसमें इम्फेसिस सबसे ज्यादा कहा दिया। जैसे कंट्री तुरंत आने हुआ है तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर का एम्फेसिस है। इसी तरह 3-4 बातें आपको ध्यान देना है सारे प्लानिंग के में। कुछ अगर थीम है उसका प्लानिंग का, कुछ उस समय स्लोगन है, तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो लिखेंगे फर्स्ट, तो पहला है आपको याद क्या करना है, ये याद ये रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा किस मॉडल पे है, देखिए, इट इज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड, एच ए डबल आर, हैरोल्ड डोमर, हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल, समझ गए, हैरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरा, here emphasis was given on agriculture, emphasis was given on agriculture, yeah, agriculture was on top priority, ठीक है। अगला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अगला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर थ्रू लैंड रिफॉर्म एंड, थ्रू लैंड रिफॉर्म एंड, लैंड रिफॉर्म एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान कितना से हो जाएगा, यहाँ 56 क्या था तो 56 से 61, सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 to 61, 61, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है, हाँ, क्यों, जैसे आप इंजीनियर्स डे देखे थे आप, विश्वेश्वरैया को, विश्वेश्वरैया कहाँ के थे, कर्नाटक, अभी जो कर्नाटक है, मैसूर के दीवान, आजादी से पहले क्या थे वो दीवान, समझ रहे हैं, दीवान जस्ट लाइक अ फिनांस मिनिस्टर, है ना। जैसे गांधी जी के पिताजी थे तो वो भी क्या थे, हाँ, राजकोट के वो दीवान थे। दीवान तो समझिए तो बहुत बड़ा पोस्ट हो रहा है उस समय में, तो दीवान तो क्योंकि देश छोटे छोटे रजवाड़े में बटे हुए थे, जयपुर का राजा, जोधपुर का राजा, बीकानेर का राजा, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, पटियाला का राजा, तो ऐसे बना हुआ है सब। तो सब में क्या हो रहा है, एक राजा है और राजा के अंदर बहुत सारे मंत्री हैं, तो उसमें जो है सो इन्फ्लुएंशियल मंत्री होते थे, दीवान साहब कहे जाएंगे। दीवान बड़ा पोस्ट हो गया, फिनांस मिनिस्टर जैसा, तो सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में मत सोचिए गरीब आदमी थे, गांधी जी के पिताजी 3 स्टेट के दीवान रहे, तीन, एक स्टेट नहीं, एक स्टेट का, एक स्टेट का फिनांस मिनिस्टर होगा तो कितना कैसा होगा व्यक्ति, कितना इन्फ्लुएंशियल होगा, और 3 स्टेट का होगा तो कितना कितना रिच होगा। तभी तो बच्चे को लंदन भेज दिया। आज भी हाँ, इंडिया में कितने क्लास है जो बच्चे को लंदन पढ़ने भेज सकते हैं, है ना। तो उस समय के जो फ्रीडम फाइटर थे उसमें मोस्टली सब इलीट क्लास है, इसलिए आपकी इलीट क्लास से नफरत नहीं करना है, क्योंकि इलीट क्लास को भी पता है, क्योंकि सबसे पहले जागरूक है, उसमें उसको समझ में आया कि हमारे देश में आके हम ही लूट रहे हैं। इसके लिए उन्हीं का एजुकेशन पढ़ने के बाद ही हुआ ऐसा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी थे तो वही लोग थे जो उन्हीं के एग्जाम में पास किए, इंडियन को पास न कर पाए सिविल सर्विस का एग्जाम, इसीलिए लैटिन और ग्रीक सब डाल दिए सिलेबस में। लेकिन पता चले कि सुभाष चंद्र बोस, देवेंद्र नाथ टैगोर जैसे लोग हैं जो उस एग्जाम में भी टॉप करें, पास नहीं करें, टॉप करें, हाईएस्ट मार्क्स लैटिन में, लोग जो सब्जेक्ट लाना है
इंडियन को छाटने के लिए ऐसा करते थे, फिर भी लोग पास होगा, लेकिन वही है। तो ये है। तो वो बताना शुरू कहाँ से हुआ कि जैसे दीवान थे कौन, विश्वेश्वरैया। तो ये जो मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल, तो महालनोबिस एक स्टैटिशियन थे। स्टैटिशियन मतलब समझिए सांख्यिकी के जो सबसे बड़े जानकार होते हैं। तो बाहर से वो भी लंदन से पढ़ के आए। तो नेहरू ने इन्हें बुलाया प्लानिंग में, सेकंड फाइव प्लान बनाया। इसीलिए इन्होंने बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बनाया, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट। एक बड़ा कॉलेज है, इंडिया का स्टेट का सबसे बड़ा कॉलेज है। जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, वैसे ISI है। ठीक है, इंडियन स्टेटिकल, ये कलकत्ता में है। ठीक है, कोलकाता का है। ये इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, ये ठीक है, इन्हीं इन्हीं का मतलब ये इनिशिएटिव है। ये बहुत फेमस कॉलेज है स्टैट से रिलेटेड, सबसे बड़ा रिसर्च के लिए। ठीक है, इस मतलब ये भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाता है, जो सबसे एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। ठीक है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर बहुत फेमस है। ठीक है, हाँ, तो बाद मिलता है ISI जो है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो है सो कोलकाता स्टैट से रिलेटेड सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनको कहते हैं। तो सेकंड पे आ गया प्लान, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस। ये थोड़ा बता दिए। अब महालनोबिस, अब ये बता दिए, थोड़ा सा याद रखने के लिए, क्योंकि आप यहाँ भी पढ़ेंगे तो ये तो सब जगह बुक में मिल ही जाएगा, लेकिन महालनोबिस के बारे में नहीं मिल रहा है, उसको अलग से पढ़ना है। जब बहुत इधर उधर की किताब पढ़ेंगे तो मिलेगा। महालनोबिस स्टैट के सबसे जानकार है, स्टैटिशियन, जिसको हम सांख्यिकी व्यक्त करते हैं, सांख्यिकी के जानकार। ठीक है, जैसे फिजिसिस्ट हो गया फिजिक्स का, इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमिस्ट हो गया, वैसे स्टैटिक्स का। ठीक है, अब लिखिए, जैसे पहला में इम्फेसिस किसमें दिया गया, तो दूसरा में इम्फेसिस कहाँ देगा, इंडस्ट्री। इट emphasized on it emphasized on industrialization, emphasized on industrialization. ठीक है, its objective was to establish socialist order, establish socialist order। एक डेटा लिखवा देते हैं, बार बार पूछा जाता है, कहीं कहीं मिलाने के लिए लिया गया। ठीक है, उस समय बहुत बड़े बड़े प्लांट लग रहे थे कंट्री में, इंडस्ट्रियल प्लांट लगे, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, ये सब है। तो पता चलेगा कि आप एक बार मिलाने के लिए पूछ दिया कि कौन कंट्री के हेल्प से बना है प्लांट, याद करिएगा। इसलिए तो हम क्या लिख रहे हैं, ऐसा एक चार्ट नीचे बना दीजिए, स्टील प्लांट। ठीक है, स्टेट कर दे रहे हैं, कौन स्टेट में है ये, कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाए। और फिर कर दे रहे हैं हेल्पिंग कंट्रीज, क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग कंट्री। इसी के नीचे आप थोड़ा सा एक चार्ट बना लीजिए, हेल्पिंग कंट्री। स्टील प्लांट है, ये स्टेट है, और ये क्या हो गया, हेल्पिंग कंट्रीज हो गया। अब समझ रहे क्या कर रहे हैं कि आप सेकंड फाइबर प्लांट में जो कहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो स्टील प्लांट, ठीक है, रिफाइनरी, ठीक है, फिर उर्वरक के मतलब जो फर्टिलाइजर के प्लांट है, 8 कोर सेक्टर्स जो है हाँ, उसमें बहुत सारे काम हो। एक जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर में बहुत सारा काम हुआ, इंडस्ट्री में बहुत सारा काम हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत मतलब तेजी से करने की कोशिश हुआ। इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का रखा गया कि रैपिडली हमको क्या करना है, ग्रो करना है। बस एक ही भूल चूक है वहां से, क्योंकि अब आइडिया का बात है। जिस समय ये कहा गया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था इंडिया का, उसी समय एक काम करते कि प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करते हो, अलाउ करते, प्राइवेट सेक्टर को भी ओवरऑल क्या करते, बढ़ा देते। तो एक तरफ प्राइवेट सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो करती, और सरकार बहुत रैपिडली जैसे इंडस्ट्रियल लगा रही थी, इंडस्ट्री लगा रही थी, वैसे करती। तो दोनों अगर पैरेलल ग्रो करते तो आप समझिए कि कंट्री कहाँ होता। बोला जाता है कि इंडिया अभी है वहां से 4 गुना रीच होता, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा रीचर होता। कुछ लोग तो 8 टाइम्स भी करते हैं। तो चलो बीच में बहुत सारे सेटबैक आते हैं, सेटबैक को भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलते नहीं रहेगा, बीच में कोविड आएगा तो सब बर्बाद कर देगा।
है ना, बीच में इसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो सेटबैक में जोड़ेंगे तो भी जानते हैं कि इंडिया का जितना वेल्थ है इससे 4 गुना कम से कम होता है। अगर आजादी के बाद से ही हम सोशलिस्ट न होंगे जो है सो प्राइवेट सेक्टर, मतलब आज के जैसे ग्रो कर रहे हैं, प्राइवेट भी है और सरकार भी है, वैसे मतलब थोड़ा हम करते, मार्केट को ओपन रखते हैं तो ज्यादा ग्रोथ होता है, बहुत तेजी से हम ग्रोथ करते हैं। अब ऐसा नहीं कि उस समय कुछ लोग नहीं बोलते थे, बहुत कुछ वो लोग, एक दो लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन उन लोगों की वॉइस बहुत दब गई, क्योंकि मतलब नेहरू जी इतने बड़े हो गए कि कोई भी वॉइस जो है सो उनके सामने नहीं चल रही है, वहाँ सारे लोग दबे हुए हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन है, राजा जी आते थे साउथ से, तो वो उस समय जो है सो वो कहते थे कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे उस जमाने में, लेकिन उतना वॉइस वो इफेक्टिव नहीं हुआ, उतना डोमिनेटिंग नहीं हुआ। समझ गए? तो ऐसा, जैसे मान लीजिए दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है? ये सब स्टील प्लांट। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल का जो है वो किसके हेल्प से लगा हुआ है? ब्रिटेन के हेल्प से लगा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। ठीक है, और एक स्टील प्लांट का नाम लो, बोकारो। बोकारो कहाँ है? झारखंड। ठीक है, बोकारो जो है सो झारखंड होगा, रसिया के हेल्प से। भिलाई, भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़, ये भी रसिया के हेल्प से। भिलाई कहाँ? भिलाई जो है सो किसे? रसिया से। राउरकेला, राउरकेला कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा नहीं, ओडिशा हो गया। हाँ, ओडिशा कहाँ? किसके हेल्प से? जर्मनी। क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उतना डेवलप उस समय। जस्ट जस्ट लगा दिए तो आपके इंजीनियर्स नहीं है आपके पास, जो स्टील प्लांट चला रहे, तो वहां के इंजीनियर्स आके यहाँ रख रहे हैं और प्लांट हमारा डेवलप कर रहा है, इसीलिए वो हेल्प कर रहा है कंट्री। ठीक है, और बहुत सारे हम ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें इक्विपमेंट उनसे खरीद रहे हैं, तो केवल इंजीनियर्स नहीं दे रहे हैं बल्कि बहुत सारे आज भी है। जैसे आपके कंट्री में बुलेट ट्रेन नहीं चल रहा है, तो बुलेट ट्रेन के लिए आपने जापान से एग्रीमेंट किया हुआ है, तो अब बुलेट ट्रेन बनेगा तो कहाँ के इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे? जापान का। यहाँ हमारे साथ में इंजीनियर ट्रेन हो रहे हैं, तो एक समय आएगा तो वो काम करते करते सारा काम हमारे हजारों इंजीनियर सीख जाएंगे। ठीक है, और फिर वो रन करेंगे हमारा, उनको बुलेट ट्रेन चलाने का उनको क्या है, आइडिया है, उन पूरे पहले से चला रहे हैं, तो पता चलेगा कि हमारे इंजीनियर्स वहां जाके रहेंगे, सीखेंगे, फिर वो रन करेंगे, फिर जब हमारे लोगों के पास एक्सपर्टाइज आएगा तो वापस फिर हमारे अपने लोग रन करने लगे। ऐसे होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है कि पहले यूज करना सिखाएंगे और फिर वो जो है सब ट्रांसफर हो जाएगा, दो कंट्री के बीच अपना एग्रीमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट लगे उस समय, इमीडिएटली उस सेकेंड 5 ईयर प्लान में सबका न्यू रखा गया है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में सबका न्यू रखा गया। अब ये सब कंसर्न कंट्री जो है सो हेल्प करते। थर्ड 5 ईयर प्लान कब हो जाएगा? वो चला था 61, तो 61 से क्या हो जाएगा? 66। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है काफी फेल रहा। अब देखिएगा कि इसमें बहुत सारे डिस्टरबेंस हुए। कैसे? जैसे इंडो चाइना वार, इंडो चाइना वार कब? 1962, इसी में आ जाएगा। इंडो पाक वार, इंडो पाकिस्तान का विवाद हुआ कब? 1965। और बहुत बड़ा फेमाइन है, फेमाइन मतलब समझते हैं? अकाल। फेमाइन आया कब? 1965 66 में बहुत बड़ा अकाल आया। फेमाइन 1955 66। चौथा, ठीक है, हाई ट्रेड डिफिसिट, हाई ट्रेड डिफिसिट। ठीक है, ये सब कारण रहा, ये सब कारण
रहा। जिस कंट्री में 5 साल में 2 लड़ाई होगी, अब इसमें खेती भी नहीं होगी, पूरा सूखा है, एग्रीकल्चर लगाए, आज सूखा होता है तो कितना टेंशन है, जबकि आज कई गुना है, बफर स्टॉक है, क्या नहीं है। तब तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं होता, इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होगा। ठीक है, 66 पीरियड में नया एग्रीकल्चर का कानून बनेगा, एग्रीकल्चर न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी आए और बनेगा नया, वही सुखा। तब इतना होगा, तब तो कितना समय, उस समय सोचो कितना हार्ड टाइम से, जब आज अनाज नहीं है तो कितना हार्ड टाइम से, जब इतना है प्रॉस्पेरिटी, तब एग्रीकल्चर अगर मानसून नहीं हुआ ठीक से, ये सब नहीं हुआ तो कितना गड़बड़ होता है, तब कितना गड़बड़ हुआ होगा। तो इसलिए प्लान आपका 5 ईयर प्लान जो है सो फेल रहा। इसलिए बोला जाएगा कि आज तक जितने भी प्लान बने, टोटल 12 प्लान बने हैं, आप एक देख लेंगे, सबसे पूछा जाएगा कि लोएस्ट ग्रोथ कौन से प्लान में रहा। आंसर मात्र 2.8%। मात्र कितना? 2 जीडीपी का ग्रोथ आप समझो 2.8% है, कितना नीचे।